बेसिक स्ट्रक्चर कैसे सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझ। मान लीजिए इस हाथ में हमारे पास एक हथौड़ा है और इस हाथ में एक स्टोन, और हम आपको ये पावर देते हैं कि इस हथौड़े का यूज करके आप इस स्टोन को तोड़कर एक सुंदर सी मूर्ति, क्या आप अपनी ही पावर का यूज करके इस हथौड़े से इस स्टोन को पूरा चकनाचूर कर सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से ये जो हथौड़ा है ये है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर, और उसी के साथ ये जो स्टोन है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो सवाल अराइज होते हैं कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है इंक्लूडिंग एफआर, और अगर कर सकता है तो उसकी लिमिट क्या होगी। दो सवाल कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर। तो यहाँ पे इसी के साथ सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने पूरे 3 साल लेके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो अब ये अमेंडमेंट की जरूरत क्यों। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई समय को देखते हुए जिस तरीके की राइट्स की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो क्या कहता है, व्हाई नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो विद चेंजिंग टाइम व्हेनेवर देयर विल बी अ नीड टू ऐड न्यू राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो अब इसी के साथ आपके पास दो आर्टिकल सामने आते हैं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 13 बात करता है ऐसी चीज कि भाई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो हमारे एफआर वायलेट करता, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे, उनका हनन होगा, तो वहां पे आर्टिकल 30 क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। और आर्टिकल 368 बात करता है आपके किसकी, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर। आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर दी गई है। तो आज की इस सीरीज में हम उन सारे अमेंडमेंट को देखेंगे जहां पे ये दोनों सवाल पूछे गए कि भाई क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है इंक्लूडिंग एफआर, अगर कर सकता है तो उसकी लिमिट क्या होगी। इन क्वेश्चंस को इन सारे अमेंडमेंट्स में क्या किया गया, रखा गया, और इनके जवाब दिए गए इन सारे केस लॉस के अंदर। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि आया था 1951 के अंदर। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि डील करता है आर्टिकल 1 में राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले ये जान लेते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रॉपर्टी राइट्स में, उनकी ओनरशिप में काफी इनइक्वालिटी, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, स्पेशली उनके लिए जो कि फेमस थे और जो गरीब। यहाँ पे इनइक्वालिटी थी किसमें, लैंड ओनरशिप में सिक्योरिटी नहीं थी के लिए, काफी गरीब फार्मर्स थे, जितने अमीर थे उनके पास काफी जमीनें हुआ करती थी, फार्मर्स थे वो बेचारे अपनी सिक्योरिटीज को लेके ही परेशान रहते थे। तो यहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसने एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लाई, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या बनाई, एक कमिटी बनाई जहां पे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लेकर आई गई, और ये कमिटी का नाम था अग्रेरियन रिफॉर्म कमिटी। चेयरमैन थे वो थे जेसी कुमारप्पा। अब ये जो कमिटी बनाई गई, इसमें लैंड रिफॉर्म जो पॉलिसी थी के रिगार्डिंग दो ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला इंक्रीज करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, दूसरा प्रोवाइड करना इक्विटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू रूरल पॉपुलेशन को। मतलब कि जितना सोशल इनजस्टिस था ना जमीन को लेकर, उसको खत्म करने के लिए स्पेशली पॉलिसी को लेकर आया गया। तुम्हारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन 3 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 30A, आर्टिकल 30B, और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(g। जो हमारा आर्टिकल 31A 31B बात करता है कि भाई जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी दे सकती है पब्लिक यूज के लिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 19(1)(g बात करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति के बिजनेस को पार्शली या फिर कंप्लीटली अक्वायर कर सकती है अपने यूज के लिए, जो कि जनहित के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, फंडामेंटल राइट्स तो कटेल ही हो रहे थे, वॉयलेट हो रहे थे। तो अब इन्हीं सारी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया शंकरी प्रसाद के केस पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें इनको इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 31A B 19(1)(g को, ये सब क्या है, ये वैलिड है। और पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। हमारे पहले दो सवाल क्या थे कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है इंक्लूडिंग एफआर।
तो यहाँ पे क्या था, शंकरी प्रसाद के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हाँ भैया, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, वो हमारे एफआर को क्या कर सकती है, उसको भी अमेंड कर सकती है। अब इसी के साथ यहाँ पे जो कोर्ट थी उसने ये कहा कि जो हमारा आर्टिकल 13 है ये ऑर्डिनरी लॉस पे लगेगा, ये ऑर्डिनरी लॉस पे लगेगा, और जो हमारा आर्टिकल 368 है ये एक विशेष पावर है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की एक विशेष पावर है अमेंडमेंट की, तो ये इस पे क्या नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने आर्टिकल 368 को ज्यादा पावर। अब इसी के साथ साथ जो 17 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में जितने भी चेंजेस किए गए थे, तो वहां पे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका यूज करके अपने जो लॉज बना रही थी उनको क्या कर दे रही थी, उनको 9 शेड्यूल के अंदर डाल रही थी। अब 9 शेड्यूल में डालने का क्या मतलब, जनरली पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि हमारे एफआर्स को क्या कर रहा हो, वायलेट कर रहा हो। लेकिन अगर उनका बनाया हुआ कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में चला जाता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा, चाहे वहां हमारे एफआरसी क्यों ना वायलेट हो रहे हो। इसीलिए 9 शेड्यूल का इतना ज्यादा महत्व है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे एफआरस क्या हो रहे हैं, वायलेट ही हो रहे हैं। तब इसको चैलेंज किया गया आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस। इसके बाद जो हमारा पिछला केस था शंकरी प्रसाद का केस, उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वैलिड ठहराया इसको भी, और कहा कि भैया पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो एफआर को भी अमेंड कर सकती है। और चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर ने ये भी कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को हमारे एफआर्स को बचाना होता तो वो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन देते। अब उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये मान लिया जाएगा कि भैया पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ साथ फंडामेंटल राइट में भी क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती थी। लेकिन इसी के साथ जस्टिस हिदायतुल्ला और मधुलकर साहब बिल्कुल इतने इनके सेटिस्फाइड नहीं थे जजमेंट से, गजेंद्र गटकर जी के जजमेंट से, तो इन्होंने इससे बड़ी बेंच को रेफर किया इस केस। अब ये जो हमारा सज्जन सिंह का केस था इसमें 5 जजेस की बेंच थी, इसमें 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें 3:2 के मेजरमेंट से क्या दिया गया था, दिया गया था अपना जजमेंट। अब यहाँ पे जब इस केस को आगे रेफर करना होगा तो हम 5 या इससे कम की बेंच को क्या नहीं कर सकते, रेफर नहीं कर सकते। हमेशा जिस बेंच के जजमेंट को अनसेटिस्फाइड बताया जाता है तो उससे हम बड़ी ही जज की बेंच को क्या करेंगे, हमेशा केस को रेफर करेंगे। तो इसके बाद एक बहुत भैया फेमस केस आया गोलकनाथ का केस। तो गोलकनाथ के केस में इसको क्या किया गया, रेफर किया गया, और 11 जजेस की बेंच क्या बैठी, 11 जजेस की बेंच ने जजमेंट को सुना। अब क्या पॉइंट्स थे गोलकनाथ के केस में, तब गोलकनाथ के केस में पिछले शंकरी प्रसाद के और सज्जन सिंह के केस को क्या कर दिया गया, पूरा उलट दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक लिमिटेड पावर है। तो वो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है लिमिटेशन एंड जुडिशियल रिव्यू का। तो भाई जो भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ लाता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो वहां पे आर्टिकल 30 क्या होता है, वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स जजमेंट था। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स जितने भी कर्टेल हो रहे थे पिछले के अमेंडमेंट से, पिछले के अमेंडमेंट एक्ट से, तो यहाँ पे सब चैलेंज होने लगते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तब कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अभी हमारा गोलकनाथ का जजमेंट है ये प्रीवियस किसी अमेंडमेंट पे नहीं लगेगा, ये आगे के आने वाले जो अपकमिंग अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उन पर अप्लाई होगा। ठीक, अब इस केस के साथ यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर क्या हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, अब पार्लियामेंट ये तो नहीं कर सकता, तो उसी के साथ उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 26 और 29 लेकर आया। अब यहाँ पे इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट लाकर क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और आर्टिकल 368 के अंदर क्लॉज 3 को ऐड कर दिया। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 ये कहता है कि भैया कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा उस पे
क्या आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल 13 368 पे अप्लाई नहीं। और आर्टिकल 368 के क्लॉज 3 में ये कह दिया कि भाई इस पे क्या नहीं होगा, आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। अब पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट से एक और पॉइंट कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एफआर, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ फंडामेंटल क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अब आता है आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें ये कर दिया गया कि भैया पब्लिक यूज के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, और उसका कंपनसेशन भी कौन तय करेगा, उसका कंपनसेशन भी पार्लियामेंट तय करेगी, ना कि हमारा जुडिशियल सिस्टम। अब उसके साथ 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। प्रिवी पर्स क्या होता है कि जो हमारे पुराने शासक, जब देश आजाद हुआ, कई ऐसे देश को विलय किए हमारे देश के अंदर, तो वहां पे जो हमारे शाही राजघराने थे या फिर जो एक विशेष पावर रखते थे घराने, उनको उनके स्पेशल, उनके पर्सनल यूज के लिए कुछ कोष दिया जाता था, कुछ अमाउंट दिया जाता था। तो ये क्या कर रहा था, ये एक इनक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया, 26 अमेंडमेंट एक्ट से आपका प्रिवी पर्स को हटा दिया गया। अब आता है आपका 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो केरल का लैंड रिफॉर्म आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था 1969 का, 1969 का एंड 1971 का, उसको क्या कर दिया गया था, 9 शेड्यूल में डाल दिया था गवर्नमेंट। तो ये था आपका 24, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एफआर्स को क्या कर रहा था, पूरी तरीके से वॉयलेट कर रहा था। और इन्हीं सारे आपके अमेंडमेंट्स को कहाँ चैलेंज किया गया, केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती के केस में क्या किया गया, चैलेंज किया गया। इसीलिए केशवानंद भारती इतना लैंडमार्क जजमेंट बनता है, क्योंकि बात कहाँ थी, एक केरल के लैंड रिफॉर्म की थी, और उसने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या किया गया, चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम केशवानंद भारती केस को डिटेल में समझेंगे, और किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई, उसको भी समझेंगे सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को फॉलो करिए और लीगल अपडेट के लिए।